तो कैटालिसिस किसे कहते हैं? किसी भी कैटलिस्ट का किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देना, वो कहलाता है कैटालिसिस। अब ये कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर्स मतलब कि चेंज करना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट हम उसे कहते हैं जो क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब कैटालिसिस क्या होता है? किसी भी कैटलिस्ट का किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देना कहलाता है कैटालिसिस। द फिनोमिनन ऑफ अल्टरिंग यानी कि चेंज कर देना, बढ़ा देना या फिर घटा देना, इंक्रीज़ करना या फिर डिक्रीज़ कर देना। द फिनोमिना ऑफ अल्टरिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन by the use of catalyst तो कैटलिस्ट के यूज़ से किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देना, वो कहलाता है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस दो टाइप के होता है। पहला होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखो, होमो मतलब होता है सेम या फिर इक्वल। तो ऐसे कैटालिसिस जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फेज़ है वो सेम होती है, दोनों की फेज़ जो क्या होती है, सेम होती है। ऐसा कैटालिसिस कहलाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कि SO2 से रिएक्शन करके बनाता है SO3। अब ये रिएक्शन यहाँ पर SO जो है वो गैसेस स्टेट में और O2 भी गैसेस स्टेट में। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है NO जो कि गैसेस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है और कैटलिस्ट भी क्या है, गैसेस स्टेट में। तो ये कहलाता है आपका होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फेज़ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। फिर आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ऐसा कैटालिसिस जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फेज़ होती है वो क्या होती है, हेट्रो होती है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कि जब N2 गैस H2 गैस से रिएक्शन करती है तो बनता है अमोनिया। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है आयरन, जो कि क्या एक सॉलिड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट है आपका गैसेस स्टेट में और आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में। मतलब कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की स्टेट क्या है, दोनों की फेज़ क्या है, डिफरेंट है। तो ये कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज़ सेम होती है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने माना कि एक रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट A और B आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं, D प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर आपका C है कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये होती कैसे होमोजीनियस कैटालिसिस? और यहाँ पर A गैसेस स्टेट में है, B भी गैसेस स्टेट में है और C कैटलिस्ट भी आपका गैसेस स्टेट में है। अब होता क्या है होमोजीनियस कैटालिसिस में, पहले कैटलिस्ट किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, B रिएक्टेंट C से रिएक्शन करेगा C कैटलिस्ट से और यहाँ पर आपका बन जाएगा BC। यहाँ पर BC एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर BC रिएक्शन करेगा A से और क्या होगा, यहाँ पर ये बना देगा प्रोडक्ट D और कैटलिस्ट हो जाएगा अलग, C हो जाएगा यहाँ पर अलग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में
जो कैटलिस्ट होता है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके बना देता है प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट अपने आप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या होता है, सबसे पहले जो NO कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, O2 से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर NO O2 से रिएक्शन करके बना देता है NO3। तो NO3 हमारे यहाँ पर हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर क्या होगा, अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके बना देगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है NO3 वो रिएक्शन करेगा दूसरे रिएक्टेंट SO से, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा SO3 जो कि प्रोडक्ट है, और कैटलिस्ट यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर NO था कैटलिस्ट और SO3 था यहाँ पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि NO यानी कि कैटलिस्ट ने एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके बनाया इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड ने सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट कंपाउंड ने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके बना दिया प्रोडक्ट, और अपना आप कैटलिस्ट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो कैटलिस्ट होता है वो आपका सॉलिड होता है। वो क्या होता है, ज़्यादातर टाइम सॉलिड होता है। तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट। मैंने यहाँ पर A और B आपके यहाँ पर क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में जो A और B रिएक्टेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर होगा कि जो A और B है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो A और B है उनके बीच बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो A और B है उनके बीच बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है। और अगले स्टेप में होता है डिसऑप्शन। क्या होता है, डिसऑप्शन होता है, मतलब कि एड्जॉर्प्शन का उल्टा। मतलब कि यहाँ पर एड्जॉर्बेट यानी कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एड्जॉर्बेंट यानी कि कैटलिस्ट, ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। तो अगले स्टेप में क्या जाएगा, कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और जो AB प्रोडक्ट बना है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है एड्जॉर्प्शन। जो रिएक्टेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस में क्या होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, बॉन्डिंग होनी स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, डिसऑप्शन होता है ना। यहाँ पर AB प्रोडक्ट अलग हो जाता है और कैटलिस्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन हो जाता है कैटलिस्ट के सरफेस में, और इस तरीके से कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है।